आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब हम प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस देख लेते हैं। प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है उसको हम देख लेते हैं। एक बेसिक डिफरेंस है प्लाज्मा और सीरम में। वो क्या है? जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है? वो ब्लड माइनस कार्पसल्स है। और सीरम क्या है? प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल देते हैं तो वह सीरम कहलाता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है? जैसे एक एग्जांपल है क्लॉटिंग फैक्टर्स का फाइब्रिनोजन। अगर प्लाज्मा में से ये क्लॉटिंग फैक्टर को हम निकाल देते हैं तो यह सीरम कहलाता है। तो इसको कैसे करते हैं आप ये देखिए। तो पहले हम प्लाज्मा को समझ लें। वो क्या है कि हम जैसे ब्लड है उसको हमने एक ट्यूब में कलेक्ट किया तो उस ट्यूब में ऑलरेडी एंटीकोगुलेंट्स होता है, या वो ट्यूब कोटेड हो एंटीकोगुलेंट से, या उसमें हम थोड़ा सा कुछ अमाउंट एंटीकोगुलेंट का उस ट्यूब में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं तो ये जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो क्लॉट फॉर्मेशन, जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है वो नहीं होने देता है। आपने कभी देखा कि जब ब्लड हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो वो शरीर से बाहर निकलते ही क्लॉट बन जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि क्लॉट न बने, तो यही एंटीकोगुलेंट्स जो हैं इनको ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्लाज्मा कंडीशन में क्या होगा, हमने ब्लड ट्यूब में कलेक्ट किया तो उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो ब्लड सेल्स हैं WBC और प्लेटलेट्स RBC ये सब ट्यूब के बॉटम में आ जाते हैं। जो लिक्विड पार्ट होता है, जो मैट्रिक्स होता है, वो प्लाज्मा वो सुपरनेटेंट के रूप में ऊपर ट्यूब में रह जाता है। ये सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज देखिए, सेंट्रीफ्यूज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम ट्यूब डाल के हाई स्पीड पे या लो स्पीड पे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम सैंपल को, कोई भी सोल्यूशन होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं और सुपरनेटेंट ट्यूब में ऊपर रहता है। तो ब्लड को जब हम इसमें सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो ब्लड सेल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं और प्लाज्मा सुपरनेटेंट के रूप में ऊपर आता है। क्योंकि प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, तो यह प्लाज्मा सुपरनेटेंट के रूप में ऊपर रह जाता है। सीरम में क्या होता है? सीरम में हम ब्लड ट्यूब में कलेक्ट करते हैं लेकिन इसमें एंटीकोगुलेंट्स नहीं होते हैं। जब एंटीकोगुलेंट्स नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, लेकिन जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का वो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ऊपर सुपरनेटेंट के रूप में रह जाएगा और इनको हम सीरम कहते हैं। तो सीरम और प्लाज्मा में बेसिक डिफरेंस बस यही है कि एक में क्लॉटिंग फैक्टर्स पाया जाता है और दूसरे में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं पाया जाता है। और प्लाज्मा को कलेक्ट करने के लिए एंटीकोगुलेंट्स यूज होता है और सीरम को कलेक्ट करने के लिए एंटीकोगुलेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंटीकोगुलेंट्स क्या होता है? ये मेडिसिन के रूप में यूज होता है। किस लिए? कि जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करे। देखा जाए तो हिपैरिन ये नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट है और जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है। जो ब्लड ईटिंग एनिमल्स हैं जैसे लीचेज हुए या मॉस्किटोज, इनके पास एंटीकोगुलेंट्स होता है। ये जब ब्लड सक करते हैं तो वहाँ पे ये एंटीकोगुलेंट्स को रिलीज करते हैं जिससे कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है। अगर इनके पास एंटीकोगुलेंट ना हो तो ये ब्लड को सक नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड शरीर से बाहर आएगा तो ये ब्लड सक नहीं कर सकते। तो इसीलिए नेचर ने इनको ये गिफ्ट दिया है कि ये एंटीकोगुलेंट को प्रोड्यूस कर सकें और यूज कर सकें। अगर लेबोरेटरी की बात करें, जैसे आप कभी जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए या कुछ भी, या लेबोरेटरी में जो काम होता है, रिसर्च जो होता है, उसमें एक कंपाउंड यूज होता है, उसको बोलते हैं EDTA। ये भी एंटीकोगुलेंट के रूप में यूज होता है। इसमें क्या होता है कि आप इसे ट्यूब में रख लीजिए और ब्लड इसमें लेकर जस्ट आप सेंट्रीफ्यूज कर देंगे तो आपको प्लाज्मा मिल जाएगा। EDTA को इसके शॉर्ट फॉर्म से ही ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, आप देखिए, तो इसको याद करना बड़ा टफ है। कोई इसका फुल फॉर्म कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये EDTA आपको याद रहना चाहिए। अगर आप इसका नाम देखिए तो इतना बड़ा है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड।
बस इसको समझ लीजिए कि ये एक एंटीकोगुलेंट है जो कि लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में कन्वैलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन ब्रीफली यहाँ पे देख लेते हैं कोरिलेशन के लिए। जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो क्या है कि प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है कि मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हुआ किसी इंसान के अंदर और वो आदमी रिकवर हो गया उस इन्फेक्शन से, तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट बन जाएगा। और अगर ऐसे रिकवर्ड पेशेंट से प्लाज्मा ले लिया जाए और किसी दूसरे पेशेंट के शरीर में डाल दिया जाए तो वो उसे हेल्प करेगा उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। ठीक है, तो जिस एग्जाम्पल है, आजकल आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की बात की जा रही है, क्योंकि कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है। तो प्लाज्मा थेरेपी को डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई किया जा रहा है कि रिकवर्ड पेशेंट से प्लाज्मा ले लिया जाए और न्यू पेशेंट को प्लाज्मा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिससे कि वो इस कोरोना वायरस से अच्छी तरह से फाइट कर सके। इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।